नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में शनिवार शाम को जो हादसा हुआ उसने 3 ऐसे युवाओं की जान ले ली जो आईएएस बनने का सपना लिए दिल्ली आए थे और यूपीएससी की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इसके साथ ही इस घटना ने हमारे शहरों की कई बुनियादी समस्याओं की पोल भी खोल कर रख दी है। नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन कर बने अवैध निर्माण का मुद्दा फिर सामने आया है, तो साथ ही जरा सी देर की हुई बारिश में शहरों के तमाम इलाकों के डूब जाने की चिंता भी और गहरी हुई है। इन बेहद अहम मुद्दों पर आज हम आपसे करेंगे विस्तार से बात। लेकिन सबसे पहले देखते हैं दिल्ली में हुए उस हादसे का अपडेट। गृह मंत्रालय ने इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी बना दी है जो हादसे की वजहों और उसके लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाएगी और आगे ऐसे हादसे ना हो इसके लिए सुझाव देगी। इस बीच इस मामले में राउ आईएएस स्टडी सर्कल के संचालक समेत अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें वो व्यक्ति भी शामिल हैं जो बेसमेंट का मालिक था और उसने लाइब्रेरी बनाने के लिए ये बेसमेंट कोचिंग संस्थान को किराए पर दिया था। इस बीच आज भी इस मामले में कई कोचिंग संस्थानों के छात्रों ने इस इलाके में विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम की भी आज आंख खुली तो उसके बुलडोजर मौके पर पहुंच गए और अवैध निर्माण तोड़ने लगे। हालांकि उनकी कार्रवाई पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। तो सबसे पहले आज की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं कि आज दिन भर राजेंद्र नगर के इलाके में दिल्ली में क्या हुआ। सिर्फ 2 सेकेंड और एम्बुलेंस का दरवाजा बंद। 2 सेकेंड से ज्यादा आप इस तस्वीर को देख भी नहीं पाएंगे। 28 साल के नेविन डेल्विन की अब यही पहचान है, सफेद कपड़ों में लिपटा एक बेजान हो चुका शरीर। नेविन उन 3 छात्रों में से एक थे जो 27 जुलाई को अपने सपनों के साथ दिल्ली में डूब गए। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर घर वालों को नेविन का निष्प्राण हो चुका शरीर सौंपा जा रहा है। अब आप संसद में शोर मचा लीजिए, दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर लीजिए, एलजी के विरोध में सड़क पर हंगामा खड़ा कीजिए या फिर अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चला लीजिए। क्यों ना कहा जाए कि बेसमेंट में डूबकर जिन 3 छात्रों की मौत हुई वो लापरवाही नहीं बल्कि हत्या है। जैसा कि होता है हादसों के बाद शासन जागता है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना भी हादसे वाली जगह पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने का कोई ऐसा असर नहीं दिखा जिससे राहत मिलती दिखे। छात्र अब कोचिंग सेंटर के संचालकों और एमसीडी के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पीड़ित परिवारों को सरकार मुआवजा दे। देखिए, यहाँ पर दिल्ली के उपराज्यपाल आए थे। उन्होंने पहले एक 5 छात्रों से बात की बैरिकेड के उस तरफ, और उसके बाद जो है जो बाकी छात्र जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो इस बात से नाराज़ हो गए कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वो चुनिंदा छात्रों से बात कर रहे हैं। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल यहाँ भी आए, लेकिन यहाँ पर जो छात्र थे उन्होंने अपनी मांगें रखी, लेकिन इसी बीच शोर हुआ और दिल्ली के उपराज्यपाल यहाँ से निकल गए। क्या कुछ हुआ इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ छात्र हैं, उससे बात करती हैं। उपराज्यपाल यहाँ पर आए थे, क्या कुछ हुआ यहाँ पर? वो यहाँ पे अपनी फॉर्मेलिटी करने, अपना राजनीतिक प्रोपेगेंडा चमकाने आए थे और उन्हें छात्रों ने खदेड़ दिया कि बातों से काम नहीं चलेगा, एक्शन लो। आपने एक्शन क्या लिया? आप यहाँ पे आके बात कर रहे हो, चले गए आप। 2 दिन से आप कहाँ थे? 2 दिन से कहाँ थे? स्टूडेंट से बात की नहीं उन्होंने। वो अंदर तो आए थे बात करने। कहाँ पे बात करके गए? पता नहीं किन से बात करके गए। अंदर भी आए थे ना, अंदर हम यहाँ पे आए। स्टूडेंट तो यहाँ बैठे हैं, मीडिया से बात करके चले गए। स्टूडेंट तो यहाँ है, समस्याएं यहाँ है। यही मांग कर रहे हैं कि उनकी एफआईआर की कॉपी हमें दी जाए, हमें सीसीटीवी की फुटेज दी जाए, उसकी एफआईआर की कॉपी दी जाए। इसीलिए सारे छात्र बैठे हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या पर देखिए वो गिरफ्तार हो गए नहीं हो गए? बातचीत हो पाई, कुछ बातचीत हो पाई उपराज्यपाल से? जी, उपराज्यपाल तो आए थे लेकिन बातचीत नहीं हो पाई है। वो हमें लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि 2-4 लोग वहाँ जाएं फिर जाके बात करें। भीड़ देखे वो अंदर नहीं आ रहे हैं शायद। सक्सेना साहब यहाँ से आए थे, वहाँ से जाके लौट गए। ये पूरा नाकाबंदी कर दी गई, इसके आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। हो रही है राजनीति हो रही है जी। हमारा तो प्रोटेस्ट हाईजैक हो गया है जी। सियासत हो रही है, कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं रहा है, चाहे टीचर हो, चाहे इंस्टीट्यूशन वाला हो या कोई भी हो। अगर इतना रिस्पांसिबिलिटी थी, कम से कम कमेंट तो करना चाहिए एक तो। कोई कमेंट नहीं किया अभी तक। दिल्ली की तान्या ने 2 से 3 हफ्ते पहले ही इस कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया था।
तान्या ने हादसे के 3 दिन पहले ही बेसमेंट में पानी भरने की शिकायत की। पीडब्ल्यूडी का जवाब आया कि कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, हादसा हुआ। मैंने यहाँ पे वाटर लॉगिंग का जो मैं पिछले ही हफ्ते आई थी वेंसडे को, तो वो वाटर लॉगिंग का जो सिनेरियो मेरे लिए काफ़ी नया था और काफ़ी कंसर्निंग भी था। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं खुद, मेरे यहाँ तक पानी लगा था वेंसडे को जब मैं आई थी, तो चीज़ें काफ़ी वो सीरियस चीज़ें थी। मैंने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने पीडब्ल्यूडी के साइट पे मैंने कंप्लेन फाइल की थी। ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं मेरे कंप्लेन की। 6-7 ऑफिशियल्स के कॉल आते हैं, वो 6-7 ऑफिशियल्स कहते हैं कि आपका जो है कंप्लेन पे इस पे एक्शन लिया जाएगा, और इस पे लिखा भी गया है कि एक्शन लिया जाएगा इस पे। एक्शन इज बीइंग टेकन ऑन योर कंप्लेन विद आईडी। इतना ये अब कोई भी इंडिविजुअल सेटिस्फाइड हो गई, चलो मेरी आवाज़ सुनी गई। उसके 3 दिन बाद ये इतना ट्रैजिक इंसिडेंट हो जाता है, जो कि मतलब हम सोच नहीं सकते थे। मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि 3 से ज़्यादा मौतें हुई है क्या, वो भी डाटा फिगर ये लोग सामने लेकर नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें बेसमेंट का मालिक भी है। उस गाड़ी के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसकी तस्वीर वायरल है। एमसीडी ने इस मामले में अपने एक जेई को टर्मिनेट कर दिया है, जबकि एई को सस्पेंड किया गया है। हमने पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे, और एक व्यक्ति वो है जो उस रोड से बहुत ही तेज़ गति से अपने गाड़ी को ले जाते हुए दिखा है, जिसके कारण उस बिल्डिंग के गेट का डैमेज होना देखा गया है। तो इस तरह इन 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। अब टोटल इसमें 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। इस बीच 3 छात्रों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र अविनाश दुबे ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से गुहार लगाई है कि छात्रों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए। अविनाश ने सीजेआई को लिखे मेल में कहा है कि नगर निगम और दिल्ली सरकार की उदासीनता की वजह से छात्र नर्क जैसा जीवन जीते हुए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वो कीड़े मकोड़ों के जैसा जीवन जीने के लिए बेबस हैं। इन बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने वाले और चलवाने वाले अगर पहले आए होते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अब सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी छात्र गुस्से में हैं और हर तरफ से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। न सिर्फ कड़ी कार्रवाई की, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ऐसे कदम उठाए ताकि इस तरह का हादसा भविष्य में दोबारा ना हो। नई दिल्ली से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। मामला बहुत गंभीर है। सवाल है कि यह हादसा आखिरकार हुआ क्यों। इसके कई कारण हो सकते हैं। नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, सरकारी विभागों ने अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं किया, इसीलिए तो नियमों का उल्लंघन कर बेसमेंट में लाइब्रेरी बनवाई गई, और फिर भारी बारिश के बाद इलाके में पानी का भर जाना और उस पानी का बेसमेंट में घुस जाना और पानी का वहां से ना निकल पाना, ये सब बड़ी वजह बनी इस बहुत बड़े हादसे की। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी बेसमेंट में जा रहा है। ये तस्वीरें राउज स्टडी सर्कल के ठीक सामने से ली गई हैं। इसमें दिख रहा है कि सड़क में भरा पूरा पानी बड़ी तेजी से बेसमेंट की ओर जा रहा है। इसमें बारिश के साथ साथ उसमें मिला सीवेज का गंदा पानी भी था। ये पानी इतनी तेजी से अंदर घुसा कि 10 मिनट के अंदर पूरा बेसमेंट गंदे पानी से भर गया। यानी जो बेसमेंट करीब 20 फीट का था वो पूरा भर गया। ये बात भी सामने आई कि इस इलाके में ढलान है और जरा सी बारिश में हमेशा, जी हाँ हमेशा, यहाँ पर पानी भर जाता था। और अब इन तस्वीरों को देखिए। जब पानी अंदर भरना शुरू हुआ तो बताया जा रहा है कि लाइब्रेरी के अंदर 35 छात्र पढ़ाई कर रहे थे। बाहर खड़े गार्ड्स ने उन्हें सतर्क किया तो वो तुरंत बाहर निकलने लगे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि तेजी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। रेलिंग पकड़कर ही सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ पा रहे थे। जानकारी के मुताबिक इसी बीच वहां बिजली भी काट दी गई ताकि अंदर पानी से किसी को करंट ना लगे। एक तो तेजी से अंदर घुस रहा मटमैला पानी और ऊपर से बेसमेंट में अंधेरा। 2 छात्राएं और 1 छात्र इस सब के बीच बाहर निकल ही नहीं पाए। हादसे के बाद तान्या, श्रेया और नेविन के शव ही बाहर निकाले जा सके।
इस हादसे में एक बात ये भी सामने आई कि जिस वक्त कोचिंग सेंटर के सामने सड़क पर पानी भरा था, ठीक उसी समय एक एसयूवी गाड़ी वहां से तेजी से गुजरी। गाड़ी की वजह से पानी में उठी लहरों ने बेसमेंट के गेट को तोड़ दिया। इन तस्वीरों में काले रंग की वो फोर्स गुरखा गाड़ी साफ दिख रही है। पुलिस ने इस गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस गिरफ्तारी पर भी सवाल उठेंगे, क्या गाड़ी के ड्राइवर को इस बात का अंदाजा रहा होगा कि उसकी वजह से बेसमेंट का गेट टूट जाएगा और गेट की टूटने के बाद पानी अंदर चला जाएगा और 3 लोगों की उसमें जान चली जाएगी। इस पूरे मामले में कई पहलू हैं। उनमें एक पहलू है भ्रष्टाचार का, तो दूसरा पहलू ये भी है कि हम अपने शहरों को किस तरह से गढ़ रहे हैं कि जरा सी बारिश के आगे सारी व्यवस्थाएं दम तोड़ने लगती हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि हमने जब शहर बसाने शुरू किए तो उन जगहों की कुदरती ढालों पर हर जगह अतिक्रमण कर दिया, जहां से होकर कभी पानी बह जाया करता था। दरअसल एक बड़ी वजह यह भी है, एक तो हमारे अधिकतर शहर और कस्बे बेतरतीब बसते चले गए हैं। दूसरा, जब उन शहरों में नागरिक सुविधाओं का विकास किया गया तो हमने उन ढलानों की परवाह नहीं की जहां से पानी बहकर नदी में चला जाया करता था। हर जगह हमने अतिक्रमण कर लिया, बड़ी बड़ी इमारतें बना दी, बिल्डिंगें बना दी। अब हाल की इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां के कई इलाकों में कुछ ही घंटे की बारिश सारी व्यवस्थाओं की पोल खोल देती है। ट्रैफिक रेंग कर चलता दिखता है, कई जगह घुटनों तक पानी भर जाता है। मुंबई के दादर में हिंद माता, सायन में गांधी मार्केट, ग्रैंड रोड में नाना चौक, बांद्रा के कलानगर जंक्शन जैसे न जाने कितनी जगह हैं जहां बारिश के बाद जनजीवन हर बार हर साल अस्त व्यस्त हो जाता है। इन जगहों पर तो पानी बहुत ही ज़्यादा भरता है, लेकिन बाकी इलाकों में भी गली मोहल्ले पानी में डूब जाते हैं। पानी को इन इलाकों से बाहर निकालने में काफ़ी समय लगता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कई इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, कहीं है तो ज़रूरत के हिसाब से छोटा है, बहुत कम है, और कई इलाकों में पानी के जाने के रास्तों पर अवैध अतिक्रमण हो चुके हैं, निर्माण हो चुके हैं, इसीलिए पानी वहाँ ठहर जाता है, निकल नहीं पाता है। अब महाराष्ट्र के एक और बड़े शहर स्मार्ट सिटी पुणे को लीजिए। भारी बारिश से पुणे के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। शहर में जगह जगह पानी भर गया, कई जगह तो एनडीआरएफ के लोगों की सुविधा के लिए तैनात करना पड़ा। ये तस्वीरें पिछले हफ्ते की हैं। ये वो शहर है जो हर लिहाज से आधुनिक है, बड़े औद्योगिक शहर बन रहा है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के मामले में ये शहर भी लचर दिखाई देता है। आसमान के कुछ ही घंटे बरसने के बाद ये शहर घुटनों पर आ जाते हैं। ये कहानी किस शहर की नहीं है। आपको हाल के दिनों में अगर आप अपनी याददाश्त पर जोर डालेंगे तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, कोई भी शहर, बड़ा शहर ऐसा नहीं है जहाँ पे ऐसी तस्वीरें, ऐसे हादसे आपको ना दिख जाए। बारिश आते ही तमाम शहर की जितनी भी व्यवस्था है उनकी पोल खुल जाती है। नागरिक सुविधाओं को लेकर ऐसी दिक्कतें सामने ना आए, इसी को देखते हुए भारत सरकार ने 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया था। इसका मकसद नए और स्मार्ट शहर बनाने के अलावा पुराने शहरों की नागरिक सुविधाओं को नई ज़रूरतों के मुताबिक तैयार करना था। देश की 36% से ज़्यादा आबादी आज शहरों में रहती है और एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक भारत की 40% आबादी शहरों में ही रहने लगेगी। गांवों के खाली होते जाने से शहर भर रहे हैं और उस भारी आबादी के आगे शहर बेतरतीब तरीके से बड़े हो रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने अब टाउन प्लानिंग को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र भी हाल ही में किया था। बिल्कुल, बजट में एक बात और कही गई जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई, वो है मेट्रोज के अलावा दूसरे शहरों के बारे में, 14 सिटीज को और डेवलप करने के बारे में, प्लान के बारे में बात की गई। उसमें एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है उस पर अगर आप थोड़ा कुछ जानकारी देना चाहें तो। We are looking at using technology and also ways in which town planning, because of town planning which has been there for the same format, I suppose, has been there for a long time, many of the indicators are not being fully effectively taken for the advantage of that town.
So if you're able to better build taller and keep a lot more open spaces, better manage your natural resources, lakes or water flow, better also plan your town in such a way that natural drainage is maintained, and also look at the way in which the expansion should happen. That's why one other thing which we've given alongside this is to have perishable goods, meaning vegetables and fruits cultivated closer to these kind of agglomerations, so that their consumption demands can be met by growth very close by, rather than bring those perishables from somewhere else. So we are taking a comprehensive look. We are also proposing that, which has not been probably mentioned in the budget, but efforts will be made so that when states come about to manage the waste better, mentioned in the budget is managing the waste, particularly the liquid waste, so that once that is gathered and which is done, the purification is done, at least go fill up the neighborhood in the outskirts, water bodies which are drying up due to extreme weather situations. So we are looking at a comprehensive way in which existing cities also can look up to be a lot more livable, lot more futuristic, without having to, constantly go on expanding. Those cities itself can be better re-energized. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बात से एक आश्वासन जरूर मिलता है, लेकिन फिलहाल असलियत यही है कि कुछ ही घंटे की बारिश हमारे शहरों की पूरी बुनियादी व्यवस्था पर भारी पड़ जाती है। देश का शायद ही कोई शहर होगा जिसने बारिश के पानी के निस्तारण का ठीक ठाक इंतजाम किया हो। लेकिन यह समस्या सिर्फ भारत के शहरों के साथ हो ऐसा भी नहीं है। दुनिया के अधिकतर बड़े शहरों का आजकल यही हाल है। क्लाइमेट चेंज के कारण अतिवर्षा यानी कम समय में बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ वर्षा की घटनाएं अब बढ़ने लगी हैं, और ऐसी स्थितियां इसी वजह से गंभीर हो जाती हैं। इसी सिलसिले में पिछले साल 6 मार्च को ब्रसेल्स में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में 4 देशों की राजधानियों में बारिश और सीवर के पानी से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए किए गए इंतजामों का ब्यौरा दिया गया था। बारी बारी से इन शहरों के बारे में आपको बताते हैं। इंग्लैंड की राजधानी लंदन अब तक विक्टोरियन दौर के 150 साल पुराने सीवर सिस्टम से काम चला रही थी, जो करीब 90 लाख की आबादी के शहर में सिर्फ आधी आबादी के लिए ही पर्याप्त है। यही वजह है कि कुछ ही देर की बारिश से लंदन के कई इलाकों में सीवरेज ओवरफ्लो होने शुरू हो जाते हैं, और यह सीवेज लंदन के टेम्स नदी में गिरता है। लेकिन लंदन अब इस समस्या से निपटने पर काम कर रहा है। इसके तहत 25 किलोमीटर लंबा एक सुपर सीवर बनाया जा रहा है, जिसे टेम्स टाइडवे टनल कहा जाएगा। सीवेज का पूरा गंदा पानी और कचरा इसमें पहुंचेगा। इसकी मुख्य सुरंग 24 फीट यानी करीब 3 डबल डेकर बसों जितनी चौड़ी होगी, और ये जमीन के अंदर 30 से 66 मीटर तक गहरी होगी। इस सुपर सीवर को बनाने वाली संस्था का कहना है कि इससे 95% गंदगी को टेम्स नदी में जाने से रोक लिया जाएगा। 4.9 अरब यूरो की लागत से बन रहा यह सुपर सीवर अगले साल यानी 2025 तक पूरा होने की संभावना है। इससे टेम्स नदी को भी अगले 100 साल तक बचाया रखा जा सकेगा। अगला शहर है कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन भी कुछ ऐसे ही इंतजाम कर रही है। 2011 में 2 घंटे के अंदर 150 मिलीमीटर बारिश ने पूरे शहर को डुबोकर रख दिया था। उस एक बारिश से ही शहर में करीब 1 अरब यूरो का नुकसान हुआ। कोपेनहेगन ने उस घटना से सबक लिया और अब वहां 1 अरब 60 करोड़ डॉलर की लागत से एक अर्बन रेन वाटर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत 350 प्रोजेक्ट आते हैं। इसके तहत कोपेनहेगन में बरसने वाले पानी से ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जाएगा। कई जगहों पर उस पानी को स्टोर किया जाएगा। अतिरिक्त पानी को जमीन के नीचे सुरंगों के बड़े जाल के जरिए शहर के बाहर पहुंचाया जाएगा। हालांकि इन सभी परियोजनाओं को पूरा होने में अभी काफी वक्त लग सकता है। बात करते हैं पेरिस की। ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर रहे पेरिस के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती थी। बारिश का पूरा पानी और पेरिस शहर के सीवरेज सिस्टम से निकलने वाली गंदगी का बड़ा हिस्सा से नदी में जा रहा था, और ये नदी काफी प्रदूषित थी।
हर साल सीवरेज का 20 लाख क्यूबिक मीटर गंदा पानी सेन नदी में गिर रहा था। सेन नदी तैरने लायक नहीं रह गई थी और कई लोगों ने नदी में ओलंपिक के कई इवेंट्स कराने पर सवाल भी उठाए थे। लेकिन ओलंपिक खेलों की मेजबानी से पहले पेरिस का दावा है कि उसने सेन नदी के प्रदूषण पर काबू पा लिया है। इसके तहत कई परियोजनाएं तैयार की गई। इन्हीं में से एक है मैरी क्यूरी गार्डन, जो पेरिस के दक्षिण पूर्व में तैयार किया गया है। इसके तहत एक स्टॉर्म वाटर बेसिन तैयार किया गया है जो 20 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स के बराबर बारिश के पानी को रोक सकता है। इसके अलावा घरों और मोहल्लों के सीवरेज सिस्टम को भी पेरिस में दुरुस्त किया गया है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में 1 करोड़ क्यूबिक मीटर गंदगी हर साल सेन नदी में गिरती है, लेकिन इसकी सफाई के लिए ब्रसेल्स ने 2022 से 2027 तक एक वाटर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है, जिसके तहत नदियों के किनारों को ठीक किया जाएगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सुधारे जाएंगे, इस बात के इंतजाम किए जाएंगे कि गंदा पानी सीधे नदी में ना गिरे, नदी में तैर रही गंदगी को उससे बाहर निकाला जाएगा। तो ये तमाम इंतजाम बड़े शहरों में किया जा रहे हैं। हिंदुस्तान में क्या तैयारी है और जो परसों हुआ दिल्ली में, वो तो खास बात यह है कि देश की राजधानी में हुआ है। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय करा देता हूं, इसी बारे में हम बातचीत करेंगे। प्रोफेसर ए के गोसाई हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग विभाग के IIT के प्रोफेसर हैं, आपका स्वागत है। और जाने माने टाउन प्लानर दीक्षु कुकरेजा भी इस बातचीत में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर गोसाई उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने दिल्ली के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया था, ड्रेनेज के लेके खास तौर पर। तो मेरा पहला सवाल गोसाई साहब आप ही से है, क्या आपको लगता है जो आपने प्लान दिया था उस पर अमल किया गया? क्योंकि ड्रेनेज की व्यवस्था कम से कम राजेंद्र नगर के उस राउस कोचिंग सेंटर में तो नहीं दिखाई दी। जी गोसाई साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरा बीच में मिस हो गया थोड़ा सा। आप मेरा सवाल बड़ा सिंपल से था प्रोफेसर साहब, और वो ये कि आपने दिल्ली सरकार को एक सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लान का एक पूरा प्लान बना के दिया था, खाका बना के दिया था। क्या हुआ उसका? पहली बात तो ये, और दूसरा, क्या उस पर कार्रवाई अगर नहीं हुई है तो क्या इसी वजह से राउज जो आई स्टडी सर्कल में घटना घटी परसों, वो क्या इसी वजह से घटी है? जी हाँ, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा उसका, जो आपने पूछा कि जो हमने दिल्ली ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया था, इट वाज नॉट फॉर सीवेज, इट वाज फॉर स्टॉर्म वाटर। ये जो जल होता है इसका बारिश का, उसके लिए था। तो स्टॉर्म वाटर प्लान बना के हमने दिया था। उसमें आजकल देखिए, ये जो समझना ज़रूरी है कि बारिश जब होती है तो बारिश का एक अपना जब वो कन्वर्ट हो जाता है रन ऑफ में, जो कि स्टॉर्म वाटर है जिसे हम बोलते हैं, वो कितना जनरेट होगा और डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंसिटी क्या थी बारिश की, किस रफ्तार से, किस इंटेंसिटी से बारिश पड़ी। जैसे आपने अभी एग्जांपल दी है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पिछले कुछ सालों में देखा गया कि इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। जो बारिश आपको पहले 5 साल में एक बार आती थी, वो अब हर दूसरे साल आ जाती है। तो जब ये डिज़ाइन होते हैं सिस्टम्स, ड्रेनेज सिस्टम कहीं का भी, जब भी आप शहर बनाते हैं, तो उस टाइम ये डिसाइड किया जाता है कि कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा शहर, उसमें कितना वॉल्यूम जो है वो आप डिस्पोज ऑफ करना चाहेंगे एक लिमिटेड टाइम में, ताकि फ्लडिंग ना हो। तो उसमें होता क्या है कि हमारे शहर, जो कि पहले अभी आपकी मिनिस्टर भी बोल रही थी कि हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट जो होती है, प्लान बनते हैं, हमारे मास्टर प्लान बनते हैं, सिटी मास्टर प्लान हर 20 साल के बाद, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि जो सिटी मास्टर प्लान बनाया गया था, जैसे दिल्ली के लिए 2020 का सिटी मास्टर प्लान था, हमने 40 का बनाना शुरू कर दिया बिना ये देखे कि कितना वायलेट किया है हमने 2020 का। वो जो वायलेशन है, दैट इज बेसिकली गिविंग राइज टू कि आप और कंक्रीटाइज करते जा रहे हैं अपने एरिया को। फॉर एग्जांपल, अगर आप 50 साल पहले अगर बारिश आती थी एक 10 सेंटीमीटर आप अगर एक दिन में आई, तो उसमें से 50% जो है पानी वो सोख लेता था ज़मीन जो कि खाली होती थी, जो कि नेचुरल ग्राउंड थी। तो 50% ही सिर्फ उसका स्टॉर्म वाटर जनरेट होता था। लेकिन अब जो है प्रेजेंट सिचुएशन दिल्ली की,
वो 90% एरिया जो है आपका पेव्ड एरिया है, सिर्फ 10% उसमें से सोक होता है पानी, बाकी 90% जो है दैट मीन्स जो आपने डिज़ाइन किया था उस टाइम ड्रेनेज सिस्टम, वो ऑलरेडी इट इज़ रिड्यूस्ड बाय 50% कैपेसिटी, बिकॉज आपका जो वॉल्यूम है पानी का जो जनरेट हुआ है वो बढ़ गया है। तो इसलिए जो हमने जब ये लिया काम, तो हमने कहा कि हम आईआईटी दिल्ली में बैठे हैं। एक तो मैं अभी ये थोड़ा सा संशोधन कर दूं, आपने जो मेरे को इंट्रोड्यूस किया, मैं आईआईटी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का प्रोफेसर था, हेड भी था, और जब ये लिया गया था तब उस टाइम मैं हेड था। अभी मैं रिटायर्ड हूँ, तो अभी मैं अभी इन पोजीशन नहीं हूँ, आई एम ए रिटायर्ड प्रोफेसर नाउ। उस टाइम हमने दिल्ली गवर्नमेंट से बात करी कि हम ये करेंगे क्योंकि आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जिसमें कि आप ये सारा यूज़ करके डेटा कि कितना आपका एरिया है जो कि पेव्ड एरिया है, उससे पहले आपकी ढलान किस तरफ है, किस ड्रेनेज सिस्टम में किस एरिया में कितने एरिया में से पानी जाता है, उसको हम कैचमेंट बोलते हैं उस ड्रेनेज की। तो ये सारा पहले से कंप्यूट किया जाता है, तो उसको फिर हम देखते हैं कि जो ड्रेनेज आपकी एग्जिस्टिंग ड्रेनेज है वो कैपेबल है उसको इवैक्यूएट करने के लिए या नहीं कैपेबल है। अगर नहीं कैपेबल है तो देन यू विल हैव टू यूज सम अदर ऑप्शंस, जो कि हमने अपनी रिपोर्ट में इनको बताया था। तो ये एक बड़ी डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी हुई थी। उसमें हमने शुरू में ही दिल्ली गवर्नमेंट को बोला था कि ये हमारी स्टडी जो है सिमुलेशन की तभी सक्सेसफुल होगी अगर डेटा जो कि दिल्ली ने काफ़ी बहुत ज़्यादा अमाउंट यूज़ किया था फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ दिल्ली जी, ये 2007 से लेके 2012 तक ये सारा काम हुआ था। तो वो डेटा हमें मिला था। जब हमने वो डेटा को देखना शुरू किया तो हमने देखा कि वो डेटा ड्रेनेज का तो डेटा उसमें है ही नहीं। तब हमने फिर उस टाइम जो चीफ सेक्रेटरी थे दिल्ली के, उनको हमने कहा कि आपने 120 करोड़ खर्च किया है, इसमें जो ड्रेनेज डेटा जो है वो तो मिसिंग है। उसमें सिर्फ एक जीआईएस के प्लेटफॉर्म पे एक लाइन नज़र आ रही है, लेकिन ना उसकी कोई डायमेंशंस हैं ना स्लोप्स हैं। तो इसको हम क्या करें? फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सब डिपार्टमेंट्स को बुलाया, क्योंकि दिल्ली की ड्रेनेज सिस्टम जो है 11 डिपार्टमेंट्स उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो सब लोगों को बुलाया, उन्होंने कहा आईआईटी को जो भी डेटा चाहिए वो दो। उन्होंने डेटा तो लेना शुरू कर दिया, इनके कंट्रैक्टर्स लग गए, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपको ये डेटा ऑथेंटिकेट करके देना पड़ेगा कि जो डेटा आपने हमें दिया है वही ग्राउंड पे है या नहीं। वो जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं वो उसको टेस्ट करेंगे जी, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे उसे, तब फायदा होगा। वो 1-1.5 साल निकल गया, किसी ने कुछ नहीं किया। हमने फिर जो भी हमारे पास डेटा आया था उसी को लेके हमने उसके मॉडलिंग करके बता दिया कि ये एरियाज हैं, यहाँ पे हमें ये दिखा है और इतना पानी जनरेट होगा अगर हम 1 in 5 ईयर या 1 in 2 ईयर स्टॉर्म पीरियड लेते हैं। तो वो सारा हमने करके उनको दे दिया और साथ में ये भी बता दिया कि ये डेटा ऑथेंटिकेटेड नहीं है। तो इन्होंने क्या किया उसके बाद कि सेंट्रल वाटर कमीशन की एक कमेटी बनी थी, टेक्निकल कमेटी जी, विद द मेंबर फ्रॉम सेंट्रल वाटर कमीशन एज द चेयरपर्सन जी। एंड ये कमेटी बननी थी शुरू में 2013 में जब इनिशिएट हुआ था। वो कमेटी बनी लेकिन वो मिली नहीं कभी, और 2018 में जब हमने रिपोर्ट सबमिट कर दी तब वो कमेटी उन्होंने एक मीटिंग करी जिसमें हमें बुलाया और हमने कहा, उन्होंने पढ़ा था वो रिपोर्ट को, उन्होंने देखा कि ये तो डेटा ऑथेंटिकेटेड नहीं है। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, हम कैसे इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं जबकि डेटा ही ऑथेंटिकेटेड नहीं है। तो हमने कहा तो हमने शुरू में ही कहते रहे, हमने बार बार कहा है कि ये ऑथेंटिकेट करके हमें दो, लेकिन किसी ने किया नहीं। फिर उन्होंने कहा कि लेट्स नाउ एटलीस्ट सी के जो डेटा आपने यूज, तो उन्होंने टीम्स लगाई उनके डिपार्टमेंट की, उन्होंने सैंपल 10% डेटा जो है तो प्रोफेसर साहब सॉरी मैं इंटरवीन कर रहा हूँ क्योंकि काफी लंबा स्ट्रेच हो गया, उसको वेरीफाई किया, दीक्षु जी को भी चर्चा में लेकर आना है, लेकिन कुल मिलाकर जो जगह पे तो ठीक आपकी जवाब से बात समझ में आ रही है वो ये कि जो तैयारी थी सरकारी सिस्टम की, प्रशासनिक व्यवस्था की, वो दरअसल चीज़ों को ठीक तरीके से एड्रेस करने की थी ही नहीं। ना डेटा ठीक दिया गया, ना डेटा को ठीक कराया गया और ना ही उस पर अमल ठीक से किया गया। तो कुल मिलाकर परिस्थिति ऐसी हुई कि दिल्ली जैसे शहर में, जो दुनिया के बड़े राजधानियों में गिनी जाती है आबादी के लिहाज से, एरिया के लिहाज से, वहाँ पर ऐसी घटनाएं होती हैं कि कुछ घंटों की बारिश हो और शहर के बीचों बीच 3 बच्चे उसमें डूब के मर जाएं। दीक्षु कुकरेजा, मैं आपको इसमें लेके आना चाहता हूँ क्योंकि आप टाउन प्लानर हैं। कमी कहाँ पर है? इच्छा शक्ति की कमी है प्रशासनिक, या लाल फीताशाही ज़्यादा है,
या करप्शन ज़्यादा है? कहाँ प्रॉब्लम है? मैं तो मानता हूँ कि एक तीनों चीज़ों का एक बहुत ही हेल्दी कॉकटेल है कि ये सभी तीनों चीज़ें जो आप मेंशन कर रहे हैं यही वजहें हैं। और कितनी अफसोस की बात है कि यहाँ हम एक डेवलप्ड कंट्री बनने जा रहे हैं और स्मार्ट सिटी का अभियान 10 साल के लिए 10 साल लगभग चला है। कैपिटल सिटी है पूरी हमारी कंट्री की। और ये जो हादसा हुआ है कोचिंग सेंटर ओल्ड राजेंद्र नगर में, ये तो एक बेसमेंट की बात हो रही है सुमित जी। कितनी ऐसी हजारों बेसमेंट, कितना नुकसान हुआ होगा लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी, जो मे भी हमारी नजर में नहीं आया केवल इस एक बरसात में। तो ये जो हालात हैं, ये तो मेरे हिसाब से पॉइंट आउट करते हैं कंप्लीट सिविक एपैथी पे, कंप्लीट डिसरिगार्ड ऑफ वैल्यू टू ह्यूमन लाइफ। मतलब 3 ब्राइट स्टार्स ऑफ दिस कंट्री, उनकी लाइफ चली गई है। कुछ समय, कुछ क्षण तक ये जरूर मीडिया में रहेगा और उसके बाद एक हिस्ट्री बन के खत्म हो जाएगी ये खबर। लेकिन अगली मॉनसून फिर ऐसा हादसा होने को तैयार है। कितने ऐसे एक्सीडेंट होते होंगे सुमित जी सड़कों पे, जो पॉटहोल्स पानी से भरे होते हैं और पता नहीं लगता टू व्हीलर या किसी पे कोई चल रहा है, ओपन मैन होल्स। तो ऐसे इतने अनगिनत मैं कहूंगा हादसे हैं और सिचुएशन है। प्लीज सजेस्ट सॉल्यूशन। इंतजाम कैसे होने चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं, ऐसी दुर्घटनाएं ना हो सकें? पॉइंटेड अगर आप 5-10 चीजें बता सकें ताकि जो प्लानर्स हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं, जिनको कुछ समझ नहीं है, कम से कम समझ तो आए। आपका अच्छा सवाल है। इसके पॉइंटेड आंसर्स जो सोल्यूशन के मैं आपको बताना चाहूँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो प्रोफेसर गोसाई अभी बात कर रहे थे, दिल्ली इज वन सच सिटी जिसकी टोपोग्राफी बहुत ही नेचुरली आई वुड से इंक्लाइंड है टुवर्ड्स डेवलपमेंट। एक तरफ रिज और पहाड़ी है, अरावली रेंज है, और दूसरी तरफ रिवर है। तो अगर हम प्लानिंग जो है, अगर हमारे अर्बन पैरामीटर्स ऐसे रहें कि हम नेचुरल स्लोप्स को मेंटेन रखें अपनी सिटी में, तो चाहे कुछ भी क्लाइमेट चेंज की बारिश आ जाए, चाहे वो 100 मिलीमीटर्स पर डे है या मैं कहूँगा 500 मिलीमीटर्स पर डे है, ऐसी स्लोप से, और जो हमारी सॉइल की क्वालिटी है दिल्ली के अंदर, वाटर एब्जॉर्प्शन इसमें हाई क्वालिटी है, तो आई डोंट थिंक दैट विल बी स्टिल अ मेजर प्रॉब्लम। द ओनली थिंग इज कि जो स्टॉर्म वाटर डिजाइंड है, जो हमारी ड्रेनेज पैटर्न्स है, जिसकी बात हो रही है कि 11 ऐसी एजेंसीज हैं जो सिर्फ दिल्ली की ड्रेन्स और स्टॉर्म वाटर को मैनेज करती हैं, उनकी कोई कोहेरेंस नहीं है। उनकी जो जैसे डीसिल्टिंग वगैरह की ड्रेन्स की बात होती है, वो हर मॉनसून से पहले रह जाती है। तो ये सब भी मेरे हिसाब से स्टेप्स हैं जो करने चाहिए। दूसरी बात, जो हम बिल्डिंग बायलॉज की बात करते हैं, आपने अभी शुरू में अपनी रिपोर्ट में पॉइंट आउट किया कि ये इलीगल यहाँ पे यूजेज थी लाइब्रेरी की। अब इसको आपको थोड़ा ब्रॉडली समझने की जरूरत है कि व्हाट इज इलीगल। मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली, यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज ऑफ दिल्ली, वो कहते हैं कि आज की डेट में आप शहर में जहां लैंड प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं, आप बेसमेंट बना सकते हैं। अब कुछ एरियाज में तो बेसमेंट्स में आपको अलाउड है कि आप क्लिनिक बना लीजिए, आप डॉक्टर के ऑफिसेज, लॉयर के ऑफिसेज, ये सब चला सकते हैं। तो क्या वहां पे इंसान नहीं काम कर रहे? वहां पे ऐसा पानी नहीं क्या बेसमेंट में अंदर आ सकता? तो ये मैं नहीं मानता कि जी आपने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बाय द वे, उसमें से कितने गवर्नमेंट या म्युनिसिपल अथॉरिटी के लोग हैं, वो तो केवल सस्पेंड हुए हैं, कितने दिन के लिए आप और मैं दोनों जानते हैं। और प्राइवेट लोगों को यहाँ पे हमने एकदम गिरफ्तार कर लिया है। पॉइंट हियर इज कि आज की डेट में विद टेक्नोलॉजी अवेलेबल, विद मेथड्स अवेलेबल, बेसमेंट्स में यूजेज देना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन उसके साथ जो यहाँ पे वाटर कलेक्शन हुआ है, पहले तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी जरूरी है। व्हाई हैज दैट वाटर बीन अलाउड टू बी कलेक्टेड? सो मेरा सोल्यूशन इसमें ये होगा कि हमें जो ओवरऑल ड्रेनेज पैटर्न्स हैं वो मेंटेन करने हैं, डीसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स और ऐसे बाकी जो रेमेडियल मेजर्स सब जानते हैं, उनको टाइमली मेजर से करना बहुत जरूरी है एनुअली। उसके बाद जो हम बेसमेंट्स में यूजेज की बात कर रहे हैं, जिसने ये अलाउ किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई बिलीव नक्शे पास हुए थे स्टोरेज के लिए और लाइब्रेरी बनाने दी गई, तो यहाँ पे क्या किसी ने इंस्पेक्शन नहीं की? इसका कोई ऑडिट नहीं हुआ? एनुअल इंस्पेक्शन होती है एमसीडी की तरफ से। तो उन लोगों को आप पहले पकड़िए। हर बारी जो पकड़ा जाता है सिर्फ एक प्राइवेट सिटीजन है एज ए स्केपगोट। मैं नहीं कह रहा उन्होंने गुनाह नहीं किया, लेकिन उससे बड़ा गुनाह किसने किया जो हर जगह शहर में ऐसी इलीगल चीजें चलने दे रहे हैं? सॉरी, मैं इंटरवीन कर रहा हूं आप दोनों के बीच में, वक्त की कमी है। थैंक यू सो मच दिशु कुकरेजा साहब और प्रोफेसर ए.के. गोसाई। कुल मिलाकर कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों पर तो ज़रूर होना चाहिए जिन्होंने इस तरह की
अवैध निर्माण को लागू होने दिया, बनने दिया और जिसकी वजह से हादसा हुआ। और वो सरकारी कर्मचारी जो हैं केवल सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, उन पर कानूनी कार्रवाइयों की भी अब मांग उठने लगी है। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार ने 10 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है और कुछ को नए राज्य सौंप दिए हैं। नए राज्यपालों की नियुक्ति में केंद्र सरकार ने आरएसएस की पृष्ठभूमि से आए नेताओं को प्राथमिकता दी है और साथ ही जातीय समीकरणों को भी बीजेपी ने इस बार साधने की कोशिश की है। एक एक करके आपको सब राज्यपालों के बारे में बताते हैं कि आखिरकार क्यों उनको चुना गया है। पहला नाम है संतोष गंगवार का। उत्तर प्रदेश में गैर यादव ओबीसी की नाराजगी का सामना बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में करना पड़ा। राज्य के ताकतवर कुर्मी नेता संतोष गंगवार को अब चुनावी राज्य झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। इस चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया था और बीजेपी को कुर्मी वोटों की नाराजगी का सामना रुहेलखंड के इलाके में करना पड़ा, जहां से गंगवार साहब आते हैं। संतोष गंगवार की जड़ें आरएसएस में हैं और अब उन्हें राज्यपाल का सम्मानजनक पद देकर सक्रिय राजनीति से उनकी विदाई तो की, लेकिन कुर्मी समुदाय को एक बड़ा संदेश भी दिया है। दूसरा नाम है लक्ष्मण आचार्य का। उत्तर प्रदेश से ही एक दूसरा बड़ा नाम है लक्ष्मण आचार्य का, जिन्हें आसाम का राज्यपाल बनाया गया। वो निषाद समुदाय की खरवार जाति से आते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में निषाद वोटों का खासा महत्व है। इस बार के लोकसभा चुनाव में पिछड़ों के साथ दलित वोटों ने भी बीजेपी से किनारा किया था। ऐसे में लक्ष्मण आचार्य को राज्यपाल पद की जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने निषाद समुदाय को साधने का प्रयास किया लगता है। तीसरा नाम है ओम माथुर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी ओम माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। लंबे समय तक आरएसएस में काम करने वाले ओम माथुर ने बीजेपी में शुरुआत प्रदेश संगठन मंत्री के तौर पर की। वे लंबे समय तक गुजरात के प्रभारी रहे। अगला नाम है हरिबाऊ बागड़े का। हरिबाऊ बागड़े महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे। उनको राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया है। राज्य के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये मराठा समुदाय को बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश बीजेपी आलाकमान ने की है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले हरिभाऊ बागड़े की पहचान ताकतवर मराठा नेता के रूप में है। उनकी जड़ें भी आरएसएस में मजबूत बताई जाती हैं। अगला नाम है रमन डेका का। असम के 2 बार के सांसद रह चुके रमन डेका प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष होने के साथ साथ पार्टी के सचिव भी रह चुके हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। डेका की जड़ें आरएसएस में हैं और वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से बीजेपी में आए थे। एक और नाम है जिष्णुदेव वर्मा का। त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री रह चुके जिष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है। वे त्रिपुरा के देव वर्मा राजघराने से आते हैं। वैचारिक रूप से हिंदुत्व के प्रति समर्पित रहे हैं और राम जन्मभूमि आंदोलन के समय बीजेपी से वो जुड़े थे। एक और अगला नाम है सीएच विजयशंकर का। कर्नाटक बीजेपी के कद्दावर नेता सीएच विजयशंकर को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। वे मैसूर क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और 2 बार सांसद भी बने। वे पिछड़ी कुर्बा समुदाय से आते हैं, जिस समुदाय के कांग्रेस नेता सिद्धरमैया वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। अगला नाम है के कैलाशनाथन का। उन्हें पुदुचेरी का उपराज्यपाल बनाया गया है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वस्त नौकरशाहों में से एक माने जाते हैं। मोदी के गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए कैलाशनाथन सबसे ताकतवर नौकरशाह बने। बाद में उन्हें रिकॉर्ड 11 बार एक्सटेंशन दिया गया। नए प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने बिहार, हरियाणा और राजस्थान में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति में संघ की पृष्ठभूमि वाले नेताओं को तरजीह दी है। राजस्थान में मदन राठौड़, हरियाणा में मोहनलाल बडौली और बिहार में दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसी तरह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई महत्वपूर्ण राज्यों में प्रभारियों और सह प्रभारियों की भी हाल ही में घोषणा की। इनमें भी आरएसएस की पृष्ठभूमि से आए नेताओं को प्राथमिकता और महत्व दिया गया है। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक 1,31,00,000 से ज्यादा महिलाओं ने महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना के लिए
आवेदन किया है। इस योजना के तहत करीब गरीब महिलाओं को 1500 रुपये महीने दिए जाने हैं। महिलाओं में इस योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। शिवसेना की सभी शाखाओं, दफ्तरों में आवेदकों की भीड़ इकट्ठा दिखती है। कई महिलाएं बात करते करते भावुक हो जाती हैं। क्या योजना के लिए ये जो जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है वोटों में तब्दील होगा? मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र पहुंची यह योजना क्या होगी सुपरहिट? इन महिला आवेदकों के बीच हम पहुंचे। देखिए मुंबई के शिवसेना शाखा से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। 60 साल की इशराजी गुप्ता अपनी आर्थिक तंगी बताते बताते रो पड़ी। उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन 40 वर्षों से मुंबई में बसी हैं। महाराष्ट्र सरकार की माजी लाडली बहन योजना का फॉर्म भरने आई हैं। कहती हैं कि महीने के 1500 रुपए से हालात बेहतर होंगे। अपने लिए आए, हम लोग को तो इतनी बहुत है ना, काम धंधा नहीं है, घर में बैठे हैं, तो हम लोग के इतनी बहुत है ना, महीना में आएगा 1500। डर है, तबीयत है, बुखार है, कुछ भी डर है, दवाई है, सब काम लगेगा ना उतनी का, तो अपना कर सकते हैं। 12-13 साल का लड़के पोती पोता हो गए हैं, अकेले बहन कोनो काम धंधा नहीं। तो आपके लिए 1500 महीने की बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। बहुत मदद हो जाएगी, उतना तो हम लोग के बहुत है ना। 40 साल की प्रिया पालकर और 62 साल की पुष्पा सोलंकी भी योजना के तहत मिलने वाले 1500 रुपए को जीवन दान की तरह बता रही हैं। कहती हैं कि इनका वोट तो इसी सरकार के लिए जाएगा। ये ज़माने में ना मैडम 1500 रुपया भी बहुत हो गया, क्योंकि जिनके घर पे अभी कोई कमाने वाले नहीं है, ज़्यादा उम्र के लोग हैं, बहू बेटी देखती नहीं है, तो उनको 1500 रुपया अपना दवा खर्चे के लिए काम आता है। कभी कुछ दिल करता है बूढ़े लोग का खाने के लिए, तो कुछ लेके खा सकते हैं। तो ये जो योजना मुख्यमंत्री साहब ने की है, एकनाथ शिंदे ने, ये बहुत औरत लोगों के लिए अच्छा किया है। इस महंगाई में तो बहुत ही मायने रखता है हम लोग के लिए, क्योंकि अब शादी तो किया नहीं, भाई भाभी के साथ रहता है, तो थोड़ा तो मिल जाएगा, तो वो भी खुश रहेगा, हम लोग भी खुश रहेगा, तो अच्छा ही है ना। तो आप एक महिलाओं का दिल जीत लिया क्या महायुति सरकार ने इस योजना? क्या सबको देखो, सबको ज्वाइन किया है। ये जो मुझे भीड़ दिख रही है, कतार दिख रही है हर शाखा में, तो क्या वोटों में भी ये तब्दील होगा क्या महिलाओं की तरफ से? हमारी तरफ से तो है ही, ये सब महिलाएं मेरे साथ हैं। एकनाथ शिंदे साहब जरूर आएंगे जीत के। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। अब तक राज्य में 1,31,00,000 से अधिक बहनों के आवेदन पहुंच चुके हैं। रक्षाबंधन तक पहली किश्त पहुंचने का दावा है। शिवसेना कहती है कि ये योजना सुपरहिट है और उनके और महायुति सरकार के लिए गेम चेंजर साबित होगी। लाडली बहन जो हमारा स्कीम है वो सुपर हिट हो गया है और लगभग 1,30,00,000 बहनों ने ये फॉर्म भरे हैं और मुझे लगता है राखी के एक दिन पहले ही उसका जो पहला किस्त है और दूसरा किस्त है उनके बैंक अकाउंट में आने वाला है। और हमारी सरकार ऐसे है कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। राहुल गांधी जैसे उन्होंने कहा 8,000 रुपये खटाखट 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 और कुछ दिया नहीं, तो ऐसा हमारा सरकार नहीं है, हमने पैसा दे दिया खटाखट खटाखट खटाखट। इस योजना का लाभ लेने के लिए हर दिन हजारों आवेदन आ रहे हैं। इसी बीच शिंदे गुट का कहना है कि विरोधी दल की ओर से अड़ंगा डालने की खूब कोशिश हो रही है। विरोधी पक्ष जनता को मिसगाइड कर रहे हैं, ये बात 100% सही है। मिसगाइड तो कर रहे हैं। यहाँ पर मैं पर्सनली किसी का नाम को लेना अवॉइड करूँगी, पर जनता भी अब समझ चुकी है, क्योंकि फॉर्म कलेक्ट तो किए जा रहे हैं। फॉर्म कलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर डिटेल्स जो है वो रॉन्ग दिए जा रहे हैं। जब किसी स्कीम का OTP आता है तो OTP मांगा ही नहीं जाता है, तो फॉर्म पेंडिंग हो जाता है। रॉन्ग डिटेल्स जब भरे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, उसकी क्राइटेरिया जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इफेक्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो प्रोसेस ओरिएंटेशन है और एक रॉन्ग आप हम कह सकते हैं एक वर्बियाज जो फॉलो कर रहे हैं, उससे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सामान्य जनता इससे बचे। कौन कर रहा है ऐसा, किसकी तरफ से? हमारे विरोध में जो भी बैठे हैं, जिनको जनता का सहकार या जनता का संपर्क समझ में नहीं आता, वो सब ये कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से हो रहा है? सारा विरोधी पक्ष है मैडम, यहाँ पर जो भी विरोध में इंडिया अलायंस करके बैठे हैं, उन सब ने एक हाथ से ये एजेंडा चालू किया है।
तो लगभग हर शिवसेना शाखा की कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखती है। हर शाखा में 100 से ऊपर की संख्या में आवेदन पहुंच रहे हैं और इसी वजह से महिलाओं की जो ये कतार उसको देखते हुए 12 घंटे की शिफ्ट में शिवसेना की शाखाएं यहां पर चलती हुई दिख रही हैं। अब पात्र महिलाओं के चयन के लिए जिला प्रशासन द्वारा कमेटियां गठित की जा रही हैं। 31 अगस्त की डेडलाइन है और तब तक उम्मीद है कि और बड़ी संख्या में आवेदन राज्य सरकार के पास पहुंच सकते हैं। इस उत्साह को देखते हुए अब युवकों को रिझाने के लिए लाडला भाऊ योजना भी लाई गई है। तो कह सकते हैं कि लोकसभा नतीजों से जो झटके लगे, अब उसके बाद विधानसभा चुनाव से पहले चौतरफा दिल जीतने की कोशिश है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। तो क्या मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी फायदा पहुंचेगा बीजेपी शिवसेना अलायंस को? ये तो चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र विधानसभा के बताएंगे। लेकिन आज के लिए फिलहाल खबरों की खबरों में मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।